नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा डर जो किसी किताब में है ही नहीं, जो कभी लिखा ही नहीं गया, वो तो बस हवा में, फुसफुसाहटों में जिंदा है। आज हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के गांवों की ओर, एक ऐसी ही कहानी सुनने जो चुपके से एक कान से दूसरे कान तक सफर करती है। तो किसी भूत की कहानी को असल में डरावना क्या बनाता है? क्या वो अचानक से चौंका देने वाले पल होते हैं, या वो एक अजीब सी खामोशी, एक दहशत जो कहानी के खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती? अक्सर है ना, असली डर लिखी हुई चीजों में नहीं होता, वो होता है कहीं सुनी बातों में। और बस यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जान है, बिना लिखे शब्दों की ताकत। देखिए, ये कहानी आपको किसी किताब में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो बनी ही सुनाने के लिए थी, और शायद अंधेरे में सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है छत्तीसगढ़ का एक दूर दराज गाँव। इस कहानी के किरदार है एक लालची साहूकार, एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक जिसे वहाँ बैगा कहते हैं, और घने जंगल के बीच दफन एक बहुत पुराना राज। गांव में माहौल बड़ा अजीब है। एक अमीर साहूकार है, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसका सोना, उसकी दौलत रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही है। और इसी बीच उसके कानों में एक अफवाह पड़ती है काले सोने के एक पेड़ के बारे में। बस ये एक फुसफुसाहट ही उसके लालच की आग को भड़काने के लिए काफी थी। अब उसे हर रात एक ही सपना सताने लगता है। सपने में एक आवाज आती है, उसे जंगल में एक काले पेड़ की तरफ बुलाती है, एक ऐसा पेड़ जो सोने का बना है। आवाज फुसफुसाती है, सोना चाहिए? पेड़ से तोड़ और ले जा। सोचिए, ये सपना बार बार आकर उसका सारा चैन छीन लेता है। और फिर एक रात लालच के हाथों मजबूर होकर वो साहूकार पहुंच ही जाता है जंगल में, और वहां जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो पेड़ वो सपना नहीं था, वो सच में वहां था। लेकिन वो पेड़ अकेला नहीं था, उस पेड़ से बंधी थी एक आत्मा, एक परेतीन। वो परेतीन, वो आत्मा उसके सामने एक सौदा रखती है, एक ऐसा पैक्ट जो जितना सीधा है उतना ही खतरनाक भी। वो उसे इतना अमीर बनाने का वादा करती है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं, ऐसी चीजों की एक कीमत होती है। तो ये चटिया मटिया आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक तरह का औजार है, एक गुलाम आत्मा जिसे जो हुक्म दो वो पूरा करती है। इसका काम है दूसरों के घरों से सोना, चांदी, अनाज कुछ भी चुराकर अपने मालिक को देना। और ये साहूकार के लालच का सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला था। और सौदा काम कर गया। अरे ऐसा काम किया कि देखते ही देखते साहूकार की तिजोरियां छलकने लगी। चटिया मटिया रात दिन दूसरों के घरों से दौलत लाकर उसके ढेर लगा देता है, और कुछ ही वक्त में वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये कहानी जब कहीं लिखी ही नहीं है, तो सिर्फ जुबान से सुनाए जाने पर इतनी असरदार कैसे हो जाती है? इसका राज सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि इसे सुनाने के तरीके में छिपा है। तो चलिए अब जरा इस कहानी की बनावट को समझते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे एक ऐसी लोक कथा बनाता है जिसे लोग न सिर्फ याद रखते हैं बल्कि एक दूसरे को सुनाते भी हैं। देखिए, इस कहानी में 4 मेन किरदार हैं और हर किसी का एक खास रोल है। परेत है अलौकिक शक्ति का सोर्स, चटिया मटिया उस शक्ति का हथियार है, बैगा वो गांव का रक्षक है, अच्छाई का प्रतीक, और साहूकार वो तो हम इंसानों के अंदर छिपे लालच की जीती जागती मिसाल है। और यहीं पर मौखिक कहानी का असली जादू सामने आता है। किरदार एकदम सिंपल हैं ताकि आसानी से याद रहें। सबक बिल्कुल साफ है, लालच बुरी बला है, और वो बार बार आने वाला सपना, ऐसी चीजें कहानी को दिमाग में चिपका देती हैं। ये सब कुछ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कहानी बिना किसी किताब के एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा, चलिए वापस कहानी पे लौटते हैं। हम उस मोड़ पर थे जहां अब साहूकार की बारी है सौदे का अपना हिस्सा पूरा करने की, और यहीं से कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। साहूकार सही मौके की ताक में था, और मौका उसे मिल ही गया। जिस दिन बैगा किसी काम से गांव से बाहर गया, उसी रात साहूकार अपने नौकर के साथ चुपके से उसके घर में घुस गया। उन्हें पता था कि घर मंत्रों से बंधा है,
पर बैगा के न होने का उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन यहाँ साहूकार का लालच उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक आत्मा को धोखा देने का फैसला करता है। वो प्लान बनाता है कि असली सोने का फल तो मैं रख लूंगा और किसी दूसरे फल पर सोने का पेंट करके परिधिन को दे दूंगा, उसे क्या पता चलेगा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। साहूकार को लगा कि वो कितना चालाक है, उसने एक आत्मा को भी बेवकूफ बना दिया। पर वो कितना गलत था। जैसे ही परिधिन उस नकली फल को छूती है, वो एक पल में समझ जाती है, धोखा। असली सोने की जो दिव्य चमक होती है ना, उसे मामूली पेंट से कहाँ बनाया जा सकता है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी इसके अंत पर, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि इसके अंत के न होने पर। ये परिंदन के आखिरी शब्द हैं जो वो साहूकार से कहती है, एक ठंडी साफ धमकी कि मुझे धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। और इन शब्दों की ठीक बाद कहानी खत्म हो जाती है, बस एकदम से रुक जाती है। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उस साहूकार का क्या हुआ। परिधिन ने बदला लिया तो कैसे लिया? कहानी सुनाने वाला चुप हो जाता है और सुनने वालों को एक खामोशी और ढेरों सवालों के साथ छोड़ देता है। और ये जो अधूरापन है ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि यही तो इन कहानियों की सबसे बड़ी खूबी है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, आपस में बात करने पर, अरे आगे क्या हुआ होगा। ये कहानी को जिंदा रखता है क्योंकि हर सुनने वाला उस खाली जगह को अपने ख्यालों से, अपनी कल्पना से भरता है। तो क्या हुआ होगा उस साहूकार का? क्या चटिया मटिया उसी के खिलाफ हो गया, या फिर परिधिन ने उसे हमेशा के लिए उसी काले पेड़ से बांध दिया? कहानी इसका जवाब नहीं देती, और यही तो इसका असली जादू है। ये हम सबको खुद अगला कहानीकार बनने का मौका देती है।